बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो पहली खबर है ये पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से रिलेटेड है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि अडियाला जेल के हवाले से जब भी मैं इमरान खान साहब के बारे में कोई खबर देता हूँ तो पूरी तस्दीक करने के बाद देता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ ना बताई जाए, क्योंकि लोगों के जज्बात इस सारे मामले के साथ जुड़े हुए हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता, पूरी दुनिया में आता है। इमरान खान साहब दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, और पाकिस्तान में जितनी मकबूलियत इमरान खान साहब को मिली है उतनी किसी और को नहीं मिली है। तो यहाँ पे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी के अलावा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आपका एक जुमला या आपकी दी हुई खबर जो है वो सिचुएशन को गंभीर कर सकती है या लोगों के जज्बात को भड़का सकती है। लेकिन अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये 2 जगह से चेक हुई है, और इसमें मेरा एक सोर्स है जिसने पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने उसको भी काउंटर किया था। और जो चीज़ें मैंने आपको इमरान खान साहब के हवाले से बताई वो तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में जब लोग जाकर इमरान खान साहब से मिले तो वो साबित हुआ कि वो खबर मेरी ठीक थी। मैंने आपको बताया था कि उनकी लाइट भी बंद है, मैंने बताया था कि उनको जेल में किस तरह से रखा गया है, मैंने ये भी बताया था कि उनका खाना बंद किया गया है, सफाई बंद की गई, अखबार बंद किया गया, टीवी बंद किया गया, वर्जिश बंद की गई, उन्हें सेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ये एक तरह का टॉर्चर है जो इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की। हो सकता है कि वो शायद इसलिए बात ना कर रहे हो कि इसका मजाक उड़ाएंगे ख्वाजा आसिफ जैसे लोग या नवाज शरीफ जैसे लोग या टिकटॉकर्स इसका मजाक उड़ाएंगी या कोई ऐसी बात करेंगी। लेकिन सीरियसली ये एक तरह का टॉर्चर है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। देखिए, जेल में मच्छर होना एक नॉर्मल बात है। जेलों के अंदर होते हैं मच्छर, वो तंग करते हैं कैदियों को। अगर आप कैद में या जेल में आप रहे हो तो यानी मैं लापता रहा तो वहाँ पे भी मच्छर थे और काफ़ी बंदे को तकलीफ होती है, परेशानी होती है। तो आपको वहाँ पे एक बहुत बड़ी नेमत मिल जाती है अगर आपको कोई मच्छर मारने वाली कोई चीज़ आपको पता चले कि बाहर चल रही है या कुछ इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। तो जेलों के अंदर नॉर्मली मच्छर होते हैं। लेकिन जो जेलों के अंदर लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं ना, वो इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं जो इंसेक्ट्स को या ये जो आपके हशरात होते हैं बहुत सारे, जिसको आप कह सकते हैं परवाने कह सकते हैं, पतंगे कह सकते हैं, वो छोटी मछलियां होती हैं वो कह सकते हैं। आजकल मौसम में वो जो छोटे छोटे बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से वो हशरात हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। ये गुज़िश्ता 1 महीने से तकरीबन उनका दिन चल रहा है। बरसात के मौसम के बाद जब सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पर आ जाते हैं और मखसूस लाइट्स के ऊपर ये हज़ारों लाखों की तादाद में जमा होते हैं। ये आप सबको इस बात का आइडिया है। अब इमरान खान साहब का जो एरिया है जहां पे उन्हें कैद किया गया है वहां नॉर्मली 2 लाइटें मौजूद होती हैं हमेशा उस एरिया के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होती। मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया, उन्होंने कहा 2 लाइटें होती हैं और नॉर्मल लाइट्स होती हैं और ऐसी लाइट होती है जिसके ऊपर ये हशरात इतने ज्यादा नहीं आते। लेकिन जानबूझकर इमरान खान साहब को जहां कैद किया गया है वहां जो लाइट्स हैं, बल्ब हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया गया और 4 बल्ब लगाए गए और वो बड़े साइज के वो वाले बल्ब लगाए गए जिनके ऊपर लाखों की तादाद में ये वाले कीड़े जमा हो जाते हैं। और गुज़िश्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से इमरान खान साहब इस अजियत से 2-4 हैं और वहां पे लाइट बंद नहीं की जाती। यानी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वो कहते हैं जी हमने लाइट बढ़ा दी है इसलिए कि हमें ज़्यादा सिक्योरिटी लेनी है और कैमरे भी हमने इसलिए बढ़ा दिए हैं कि हम ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं। तो ये बात अपनी जगह पर, बहाना तो उन्होंने ये बनाया। लेकिन जो मेरा सोर्स है उसने ये बताया कि इमरान खान को अजियत देने के लिए 4 बड़ी लाइटें इस तरह की लगाई गई हैं इमरान खान साहब को जहां कैद किया गया उस सेल में और उसके आसपास, जिन पे लाखों की तादाद में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, वो बहुत, उनको आप गिन ही नहीं सकते, अनगिनत होते हैं वो। ये जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं वहां पे जमा हो जाते हैं जिन्हें आप बग्स भी कहते हैं और इनसे तकलीफ होती है। ये इरिटेट करते हैं, ये परेशान करते हैं, आपका ज़हनी सुकून ये छीन लेते हैं। तो इमरान खान साहब को जो लोग मिलने जा रहे हैं तो वो ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बेसुकूनी की हालत में लगते हैं। अब ये एक तरह का टॉर्चर है जो लगातार इमरान खान साहब के ऊपर किया जा रहा है। वो बेसुकूनी का शिकार है, ज़हनी तौर पर उनको दबाव में लिया जा रहा है और 2 के बजाय बढ़ा के 4 लाइटें कर दी गई हैं और स्पेशली बड़े साइज की वो वाली लाइट्स लगाई गई हैं जिनके ऊपर ये कीड़े मकोड़े बहुत बड़ी तादाद में उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। अब ये देख लें, ये कुछ हो रहा है इस आदमी के साथ जिसने शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी है। और ये निज़ाम इमरान खान से बदला सिर्फ इस बात का ले रहा है कि पाकिस्तान के लोग इससे प्यार क्यों करते हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि सिर्फ वही हकदार है कि उन्हें प्यार किया जाए। उन्हें लगता है कि सारे मिली नगमे उनके लिए, उन्हें लगता है सारी प्यार मोहब्बत उनके लिए, उन्हें लगता है कि लोगों पे, पाकिस्तान के वसाइल पे, हर चीज़ पे सिर्फ उनका हक है, किसी और से लोग प्यार नहीं कर सकते। तो लोगों को जब जब इस मुल्क में कोई लीडर मिला ना, उस लीडर को निशाने इबरत ही बनाया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। नेम एनीवन, आप नाम उठा के देख लेना, कई जिंदा निशाने इबरत हैं, कई मरने के बाद निशाने इबरत बन गए। नवाज शरीफ को देखें कैसा इबरत का निशान बना दिया। वो बेचारा ना अपनी मर्जी से सोच सकता है, ना फैसला कर सकता है, ना ट्रैवल कर सकता है, ना बात कर सकता है। बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के नवाज शरीफ का भी, बोना बना के रख दिया 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को। इबरत का निशान है ना, और क्या है। अब आप ये देखें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर लियाकत अली खान तक आप आ जाएं, जुल्फ़िकार जी भुट्टो पे आ जाएं,
मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा पे आ जाएं, इन सब के साथ क्या हुआ? ये जब भी कोई अवाम की नज़रों में मोतबर हुआ तो साथ ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में वो खुटकना शुरू हो जाता है। अब इमरान खान साहब का जुर्म यह है कि पाकिस्तानी लोग उनसे प्यार करते हैं। मैंने हकायक आपके सामने रख दिए हैं और इन चीज़ों से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इनके बारे में जानती नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो उन तक पहुंची है और अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकात भी की इमरान खान साहब से, वो बाद में बताता हूँ क्या हुआ। लेकिन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था पेशावर वाला, वो पेशावर वाला एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंसिल कर दिया है और स्वाबी में एहतजाज का ऐलान किया है। इस बात को आप जहन में रखिएगा कि पेशावर से स्वाबी जाना ये लगभग 2-2.25 घंटे का फासला है और अगर आप बहुत बड़े जलसे जुलूस के साथ जाते हैं तो आपको कई घंटे लग जाते हैं, यानी आपको दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका गुजर जाता है, फिर इस्लामाबाद जाते जाते आपको रात हो जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी के अंदर पड़ाव डालने का फैसला किया है। इसको टेंट विलेज भी करार दिया जा रहा है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि तहरीक इंसाफ की इस नौइयत की तैयारियां कर रही है अपने एहतजाज के लिए और अब अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा जो रवैया इमरान खान साहब के साथ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पुरअमन है लेकिन हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। गंडापुर साहब ने कहा कि फाइनल कॉल देने जा रहे हैं और उस फाइनल कॉल के बारे में उनके कुछ अल्फाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर आनी है लोगों ने वो हम बता देंगे। पेशावर के बजाय हम स्वाबी में इकट्ठे होंगे। याद रहे कि स्वाबी पंजाब के साथ जुड़ने वाला आखिरी ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का मोटरवे पे। यहाँ से आगे पंजाब शुरू हो जाता है और यहाँ से आगे रुकावटें शुरू होती हैं। तो स्वाबी में इकट्ठे होना ये मानी खेद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अली अमीन ने कहा जी अपने घरों में आप बताकर आ जाएं और मैं भी बताकर आऊँगा कि अगर मैं वापस ना आया तो बेशक मेरा जनाजा पढ़ देना, क्योंकि अब खाली हम वापस नहीं आएंगे। हम पुरअमन हैं मगर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे जितना जुल्म हमारे ऊपर किया गया है। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब क्योंकि उनका यकनिकाती एजेंडा होगा जो अब वो लेकर जा रहे हैं और उसके पीछे इमरान खान साहब की रिहाई की वो कोशिश करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब स्वाबी में अगर तहरीक इंसाफ पड़ाव डाल देती है और फिर ये अनाउंस करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग स्वाबी पहुंचते रहें अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो 3-4-5 दिन के अंदर स्वाबी के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का और पंजाब के कई इजला से भी स्वाबी में लोग पहुंच जाएंगे। अगर 4-5 लाख लोग स्वाबी में इकट्ठे हो जाएं और वहां से वो फिर मार्च करें तो ये कंटेनर तो नजर भी नहीं आने, ना कोई उनको रोक पाएगा, ना ताकत के बलबूते पे कोई रोक पाएगा। अवाम को ताकत के बलबूते पे कौन रोक पाया है? आपने देखे थे मनाजिर डी चौक जाने के, अवाम पैदल चल रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने लाइनें बनाई हुई थी, मिलिट्री फोर्स भी थी, लेकिन लोग गुजर गए उनके बीच में से और उन्होंने जाने दिया। बल्कि लोग फौजियों के साथ सेल्फियां बना रहे थे और फौजियों के साथ जपियां डाल रहे थे। तो ये फौज और अवाम जो बीच में से एक ही है, सारे ये रले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं आपस में। इन्होंने बीच में से एका किया हुआ है, फौज ने, पुलिस ने, अवाम ने, सब ने एका किया हुआ है। बस ये थोड़ी सी अशराफिया ऊपर बैठी हुई है जो इनको कंट्रोल करती है और आपस में लड़ाती है और उनकी वजह से हालात खराब होते हैं। बीच में तो सारे मिले हुए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब भी कभी मौका आता है तो मनाजिर हम देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है। वो बेचारा जो पुलिस वाला आंसू गैस के शेल चला रहा होता है उसके सर के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो चलवा रहा होता है उससे, वरना कौन ऐसे अपने लोगों को मारता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा, इसमें लतीफ़ खोसा साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जेल में इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और रीजंस क्या है। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं जी अडियाला जेल एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। हमारी मुलाकात में एजेंसियों के अहलकार खड़े रहते हैं। अडियाला जेल की अदालत भी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। साथ वाले कमरे में एक कर्नल बैठा होता है। मुल्क में आईनी मार्शल लॉ नाफिज है। पाकिस्तान गैरिजन स्टेट बना हुआ है। ये जनाब लतीफ़ खोसा साहब का स्टेटमेंट है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या समझती है। अदलिया से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, पहले मैं वो आपको बता दूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। वकला ने तारीख शुरू कर दी है, उसका नाम रखा है नहीं छड्डांगे। ये पंजाबी में नाम रखा है, इसको जरा समझे आप, क्योंकि पंजाब के अंदर वकला तारीख खड़ी होगी तो फिर आगे बढ़ेगी। बलूचिस्तान के वकला पहले ही खड़े हैं। सिंध के वकला जो हैं वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े हैं, उन्होंने पहले भी कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वकला, जब मैं वहाँ हाई कोर्ट में जाता हूँ खैबर पख्तूनख्वा वाली में, 2-3 दफ़ा मुझे जाना पड़ा अभी आजकल के दिनों में, तो वो भी ज़बरदस्त तरीके से खड़े हैं वकला जो मिलते हैं। अब पंजाब में डिवीजन है तो पंजाब के वकला को खड़ा करने के लिए जो स्लोगन है वो पंजाबी में बनाया गया है कि नहीं छड्डांगे। और इसके साथ वकला ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि 26वीं आईनी तरमीम को बर्दाश्त किया जाए। इस आईनी तरमीम में कानूनी खराबियां हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको ठीक किए बगैर ये अप्लाई नहीं हो सकती। दूसरा, ये सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है, वहां बुला लिया गया अटॉर्नी जनरल को, और अगर ये पेशावर हाई कोर्ट से भी इसी तरह ये मामला आगे बढ़ जाता है तो डेफिनेटली फिर फुल कोर्ट बिठाना पड़ेगा आईनी तरमीम के मामले में। अब जो इतला आ रही है मेरे पास, उसके मुताबिक जो अहम खबर है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को तलब कर लिया है। इजलास में आईनी बेंच
भी तश्कील दिया जा सकता है और हो सकता है कि एक फुल कोर्ट बनाने की तरफ मामला चला जाए, क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर भी पेंडिंग है आईनी तरमीम वाला मामला। तो आईनी तरमीम बदस्तूर मुश्किल में है। और यहां इसी आईनी तरमीम के हवाले से एक खबर और है मेरे पास, और वो खबर यह है कि आईनी तरमीम के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को यह केस सुनना पड़ेगा। क्या इस आईनी तरमीम को आईनी बेंच में लगाना चाहिए? तो सवाल यह पैदा होता है कि जिस आईनी तरमीम के नतीजे में एक बेंच बना है, उसी आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया, तो क्या वो उसी बेंच में लगेगी? यानी वकला ये कह रहे हैं कि ये जो आईनी बेंच बनाया जा रहा है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, और वो जो चैलेंज करना है वो उसी अदालत में चैलेंज होगा। तो ये नहीं हो सकता। एक्चुअली ये पहले वाली अदालत में चैलेंज होना चाहिए कि अगला काम जो हुआ है वो ठीक हुआ या गलत हुआ है। मिसाल के तौर पर एक इलाके के अंदर एक आदमी को एसएचओ लगाया जा रहा है, अहले इलाका जो है वो एक दरखास्त लेकर चले जाते हैं कि जनाब ये जो आप एसएचओ लगा रहे हैं ये आप गलत लगा रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि उसी एसएचओ के पास वो दरखास्त लग जाएगी और वो फैसला करेगा कि मैं गलत लगाऊं या सही लगाऊं। अगर आईनी बेंच बन गया तो दे वुड बी हैप्पी, वो तो फिर आईनी तरमीम के हक में जाएगा कि जी इसके हम बेनिफिशियरी हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो होना यह चाहिए कि वो जो आईनी बेंच बन रहा है उसके सामने ये आईनी तरमीम वाला मामला ना लगे, बल्कि वो फुल कोर्ट इसको सुने, और वहां पे 17 जजेस मौजूद हैं, वो इसको सुन सकते हैं और उन्हें यह सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। अवाम भी यही चाहती है और इंसाफ का तकाजा भी यही है और इखलाकियात का तकाजा भी यही है। मेरे ख्याल में अगर सिंपल आप इसको जुरिस्प्रूडेंस के उसूलों के ऊपर या कानूनी उसूलों के ऊपर इसको रख के आप परख लें तो होना भी यही चाहिए। अब इसमें जनाब फर्दर बात करेंगे कि डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। एक खबर और है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं पाकिस्तान से बाहर और उन लोगों के खिलाफ एहतजाज करते हैं जो पाकिस्तान में काबू नहीं आ रहे, लाकानूनियत फैला रहे हैं, फस्तायत, जबर, जुल्म, ये सारे बाजार जिन्होंने गर्म किए हुए हैं, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के घर वालों को पाकिस्तान में हिरासा किया जा रहा है। अभी एक सारा मीर साहबा हैं, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, उनके पाकिस्तान वाले घर में नामालूम अफराद ने हमला कर दिया, बहुत बड़ी तादाद में आ गए, उनके घर के अंदर घुस गए, फिर उनका जो है वो बाहर जाते हुए घर को ताले भी लगाकर चले गए। उनकी वालदा बेचारी वहाँ पर रहती हैं, वो दरबदर है। तो ये एक बेटी को सिर्फ एहतजाज से रोकने के लिए उसकी वालदा को पाकिस्तान में हिरासा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? यानी इतना तो रियासत नहीं गिर सकती। अब काजी फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज करना, वो तो अब रिटायर हो चुके हैं, छोड़ दें उनको अपनी जिंदगी जीने दें। लेकिन कुछ इतलात आ रही है कि काजी फायद ईसा साहब को स्पेन में बनाया जाएगा पाकिस्तान का सफीर। ये बड़ा शुगर लगेगा नादरीन, ये हुकूमत अगर ये काम कर देना तो मजा ही आ जाएगा। काजी फायद ईसा साहब को बना दें स्पेन में पाकिस्तान का सफीर, उनको रोजाना दफ्तर जाना पड़ेगा, जब वो दफ्तर जाएंगे बाहर पाकिस्तानी बैठ के एहतजाज करेंगे और पाकिस्तानी जो है ना वो स्पेन में उनको बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी मिल जाएगी, वहां पे एहतजाज करते रहेंगे। तो काजी साहब को भी पता होगा रोजाना इन्होंने इस दफ्तर में आना है। तो काजी साहब को अब आप कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ एक ही तरीका है, पाकिस्तान बुलाएं और बुला के यहाँ पे कोई ओहदा दे के उनको यहाँ सेटल कर दें। एक ही तरीका है, या तो पाकिस्तान में काजी साहब महफूज रह सकते हैं पाकिस्तानियों से, या किसी ऐसे मुल्क में उनको भेज दें जहां पे बादशाहत है, जहां पे डिक्टेटरशिप है, जहां पे रूल ऑफ लॉ या आजादी इजहार राय ये वाले मामला नहीं है। एक और खबर नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मैं इस पर अपना तजिया दूंगा आपको, और नॉर्मली मैं इतना इस तरह का तजिया नहीं देता, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखिए मियाँ साहब के अंदर ना एक दुखी आत्मा है, वो दुखी आत्मा हर दूसरे दिन जाग जाती है। भाई को बना लिया वजीर आजम, बेटी को बना लिया वजीर आला, खुद जाली फार्म 47 के ऊपर कैंसर की पेशेंट से जेल में उसको डाल के 70,000 की लीड पे हारने के बावजूद जाली फार्म 47 लेकर खुद एमएनए बन गए। मियाँ साहब को और क्या चाहिए? इसके बावजूद उनके अंदर एक दुखी आत्मा है जो मुकेश के गाने सुनती है। मियाँ साहब का बड़ा सीरियस मसला यह है कि वो अब दुखी रहना सीख चुके हैं और वो अपनी तमाम खुशियों के बावजूद उनको छुपाना सीख चुके हैं। और जैसे ही कोई बंदा उनके सामने माइक या कैमरा करता है, मियाँ साहब मुंह लमका के अपने अंदर के दुखड़े सुनाना शुरू कर देते हैं कि मैंने सच्चा प्यार नहीं मिला। मियाँ साहब की जो दुखी आत्मा है वो बार बार जागती है। नया स्टेटमेंट सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। मियाँ साहब कहते हैं बड़े अरसे से सब्र करके बैठा हुआ हूं, इसीलिए कहता हूं मुझे ना छेड़े, मैं खामोश हूं लेकिन तहैया तूफान करके बैठा हुआ हूं। मियाँ साहब आप तहैया पॉलिश करके बैठे हुए हैं, आपके अंदर पॉलिश का एक तूफान है मियाँ साहब जो मचल रहा है। और अगर मियाँ साहब को किसी ने छेड़ा ना तो मियाँ साहब ने ब्रश उठा लेना और फिर मियाँ साहब ने वही करना है जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 40 साल से इस खानदान का रिकॉर्ड है कि कमाल बूट पॉलिश करता है ये खानदान। मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, इसका रिकॉर्ड है, ले जाए मुझे किसी अदालत में, मैं साबित करूंगा कहां कहां पे इन्होंने बूट पॉलिश किए। अपने मुंह से मरियम नवाज ने कहा कि ये वाला तरीका मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, इसमें जूते साफ करने पड़ते हैं। फिर हमने देखा जूते चमक रहे हैं, कमाल जूतों में शक्लें नजर आ रही हैं पूरे खानदान की, जबरदस्त किस्म की पॉलिश की है इन्होंने। और उस पॉलिश के नतीजे में आज भाई जो है वो वजीर आजम है, बेटी जो है वो वजीर आला है और पब्लिक जो है वो इनके खिलाफ है। यानी पब्लिक की इतनी मुखालफत के बावजूद किसी खानदान को इक़्तिदार मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता, सिंपल है ये।
कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अगले वीलॉग में। इसको यहाँ रोक लेते हैं वरना मैं और ज़्यादा जज्बात में बह जाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।